Hello and welcome to Krishna Coaching. मैं सचिन गोयल डॉक्टर कृष्णा कोचिंग आई वेलकम यू इन दिस सेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 44 तक हम इससे पहले वाले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू शो यू द बैरक नाउ ताकि हम सेक्शन 45 से आगे स्टार्ट कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा ये टॉपिक्स प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हियर वी गो। ये टॉपिक कुछ इस प्रकार है और देखिए सेक्शन 45 क्या कहता है। हेडिंग है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। जो जॉइंट प्रोमिसेस होते हैं उनकी लायबिलिटी भी जॉइंट होती है, उनके राइट्स भी जॉइंट होते हैं। तो बात हो रही है यहां devolution of joint rights. When a person has made a promise to two or more persons jointly, एक आदमी ने दो या दो से अधिक लोगों को जॉइंटली एक प्रॉमिस किया है, तो अब इन लोगों का राइट बन जाता है टू और मोर का उस वन पर्सन के खिलाफ कि इससे वो अपना प्रॉमिस जो है पूरा कर रहे हैं। Then, unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives. यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन दिखाई नहीं दे रही है कॉन्ट्रैक्ट में से, तो उन सबकी जॉइंट लाइफ के दौरान, जैसे चलो हम इसे बाद में देखेंगे, जॉइंट लाइफ के दौरान उनका अधिकार बनता है कि वो जॉइंटली उससे परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो गई है, ये टू और मोर की बात हो रही है, इनमें से किसी एक की डेथ हो गई है, तो विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज्ड पर्सन जॉइंटली with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly. समझिए, पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं ताकि इसको समझना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये मैं व्हाइट बोर्ड आपके लिए ओपन कर चुका हूं। देखिए, ये एक आदमी है एक्स, इसने ए, बी और सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब ये लोग कौन हो गए? ये हो गया प्रॉमिसर और ये जॉइंट प्रॉमिसी। प्रॉमिस दिया गया किसके द्वारा? एक्स के द्वारा प्रॉमिस दिया गया इन तीनों को, ए, बी और सी को। क्लियर? तो ये तीनों एक साथ जॉइंटली स्यू कर सकते हैं। किसको स्यू कर सकते हैं? एक्स को। किस चीज के लिए? फॉर परफॉर्मेंस, कि ये अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे। क्लियर? मान लो ए की डेथ हो गई, अब ए का जो बेटा है वो है आर, तो अब केस कौन करेंगे? आर प्लस बी प्लस सी। मान लो बी की भी डेथ हो गई और इसका बेटा है एस। ठीक है, तो केस कौन करेगा? आर एस सी, आर प्लस एस प्लस सी। R is the representative of A, S is the representative of B. मान लो C की भी डेथ हो गई, ठीक है, और इसकी डेथ के बाद जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो है T, तो केस कौन करेगा? R प्लस S प्लस T। समझ में आया? अब डिसीज्ड कौन था फर्स्ट केस में? A, फिर डिसीज्ड कौन हुआ? B, और फिर डिसीज्ड हुआ C। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखिए, हियर वी गो। एक बार दोबारा देखिए, लास्ट लाइन को देखिए। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर यानी कि जब ए बी में से कोई एक की डेथ हो गई तो जो बच गया वो है सर्वाइवर, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली। और उससे पहले लाइन देखिए, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, जब किसी एक की भी डेथ हो गई, with the representative of such diseased person,
जैसे मैंने फर्स्ट केस में कहा था ए की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो ए बन गया डिसीज्ड पर्सन विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। ए की डेथ के बाद सर्वाइवर्स कौन हो गए, बी और सी। अब इसकी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 रुपीज लेंट टू हिम बाय बी एंड सी, बी और सी ने मिलकर पैसा उधार दिया है ए को। क्लियर? तो promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. B dies. B की मौत हो गई। B और C से पैसा उधार लिया A ने और BC को इंटरेस्ट लौटाने का वादा किया A ने, मगर B की डेथ हो गई। तो अब the right to claim performance rests with B's representative jointly with C during C's life. C की जिंदगी के दौरान B का LR यानी मे भी उसका बेटा हो, उसकी वाइफ हो, तो B की वाइफ और C ये मिलकर केस कर सकते हैं। और जब C की भी डेथ हो जाएगी तो विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ B एंड C, तो दोनों की वाइफ्स मिलकर केस करके ए से पैसा ले सकती हैं अगर वाइफ LR है तो। खत्म होता है यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स और स्टार्ट होता है एक नया टॉपिक, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, देखिए 46, 47, 48, 49, 50, ये 50 तक 46 to 50 क्या बात करते हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ मैनर, टाइम प्लेस मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो अब हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझिए, time for performance of promise when no application is to be made and no time is specified. Where ये बात कर रहे हैं अगर ना टाइम लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, when no application is to be made, ठीक है, ना अप्लाई करेगा एक आदमी, बताएगा कि यहां पर तुम परफॉर्मेंस दो, एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम भी नहीं बताया। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि कब परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, यानी बी के कहने पर नहीं परफॉर्म करना, बस ए को अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, तो सीधी सी बात है रीजनेबल टाइम में परफॉर्म हो जाना चाहिए। और रीजनेबल टाइम क्या है, ये कोर्ट देखेगी पर्टिकुलर केस में, इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो चीज कैसी है, वो समय कैसा है, क्या चल रहा है मार्केट में। क्लियर? देन टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी के कहने पर जब बी बोलेगा तब काम होगा, ऐसा नहीं है, बस ए को अपना परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट और टाइम स्पेसिफाइड है कि इस डेट को इतने बजे काम करना है। तो सीधी सी बात है, जो है टाइम उस पर काम करना है जो लिखा गया है। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी का मतलब है कि बी कहेगा ये काम अब कर दो, जब इसकी जरूरत नहीं थी, तो promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed. जिस प्लेस पर वो परफॉर्म होना चाहिए वहां करे, और जिस दिन वो काम होना चाहिए थे उस दिन के यूजुअल बिजनेस आवर्स में करे। जैसे कि दुकानों के खुलने का समय चंडीगढ़ में 10 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली 8 o'clock तक है, जो खाने पीने के जॉइंट्स हैं उनका 10 बजे तक का टाइम है, कुछ का टाइम 11 बजे तक का भी है। क्लियर? तो ये हो गए यूजुअल बिजनेस आवर्स 10 to 8। ओके, और आगे चलते हैं। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयरहाउस ऑन द 1st Jan। ए ने सामान देना है बी के वेयरहाउस पर, प्लेस फाइनल हो गई, वेयरहाउस डेट फाइनल हो गई 1st Jan, तो 1st Jan को यूजुअल बिजनेस आवर्स में वो यूजुअल आवर्स में आए और काम पूरा करते बिजनेस बंद होने से पहले। ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बीज वेयरहाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर फॉर क्लोजिंग इट, यानी रात को लेट आया एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, तो ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज
8 बजे से भी काफी लेट, रात 11 बजे उसने वेयर हाउस पर गाड़ी लगा दी, तो ये यूजुअल बिजनेस आवर्स नहीं है। क्लियर? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है ए ने। अब हम चल रहे हैं 48 की तरफ। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब बी परफॉर्म करने को कह रहा है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, यानी डे तय हो गया किस दिन काम करेगा ए बी के लिए, लेकिन कब करेगा? When B asks A to perform, ask बोलेगा, यानी कि दैट इज टू अप्लाई। अप्लाई कौन करेगा? बी अप्लाई करेगा, क्या ये काम कीजिए जो आपने वादा किया उसे पूरा कीजिए। तो when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, तो ड्यूटी किसकी है? बी की है। वो बोलेगा आइए भाई साहब काम करें। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस मिला था, to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business, कि जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स हैं उतने नॉर्मल टाइमिंग्स के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है, फोन करना है या ईमेल करना है, जैसे भी बताना है। ठीक है, यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंदर आपको बताना है, लेट नहीं बताना है। ठीक है, और सही जगह पर बताना है। अब सुबह सुबह वो आदमी मंदिर में पूजा करने गया था, जब वो अंतर ध्यान हुआ था, योग में था, तब उसे कान में बोल गया आज काम कर देना। ठीक है जी, दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस, दैट वाज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। उसने दुकान खोली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे वो मंदिर में योग लगाए हुए बैठा था। समझ में आया? तो प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए और यूजुअल बिजनेस आवर्स में अप्लाई करना होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? सुबह सुबह रनिंग करने गया वो आदमी बोटानिकल गार्डन में, और वहां सैर करते हुए मिल गया दूसरा आदमी और कहे हाँ वो तुम्हारा वादा था आज काम करने का, तो आज कर देना। ये प्रॉपर प्लेस नहीं है। क्लियर? प्रॉपर बिजनेस आवर्स नहीं है। और क्या होगा प्रॉपर टाइम, क्या होगा प्रॉपर प्लेस? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कोर्ट डिटरमिन करेगी from facts and circumstances of the case. Clear? अब आता है 49 नंबर सेक्शन। Section 49, place for performance of promise where no application is to be made, यानी बी को अप्लाई नहीं करना है, तो प्लेस क्या होगी? एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। अब प्लेस फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, और नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। तो क्या होगा? ठीक है, जब एक प्रॉमिस को परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी और नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस, तो ड्यूटी किसकी है? प्रोमिसर की है। ए ने बी को प्रॉमिस दिया कि मैं आपका ये काम करूंगा, ठीक है, ओके, और आपको नहीं मुझे बताना, ठीक है जी, बस आपका काम कर दूंगा। तो जाहिर है ए को पूछना पड़ेगा भाई साहब बताओ डिलीवरी कहां पर दूं। समझ में आया? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। जैसे जलंधर से मैंने कुछ सामान मंगवाया, जलंधर से वो सामान मुझे 15 तारीख को डिलीवर होना था, तो 15 तारीख को सुबह सुबह मुझे कॉल आएगा या 14 तारीख को मुझे कॉल आ जाएगा उसका कि एड्रेस सेंड करें, माल कहां उतरना है। चंडीगढ़ में हमारा ट्रक तो आ जाए जलंधर से चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ में जहां भी आपको माल उतरवाना है आप उतरवा सकते हैं, एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। समझ में आया? तो अप्लाई किसने किया? जिसको परफॉर्म करना, जिसको माल लेके आना जलंधर से। बाद में अगर कोर्ट में बात जाती है और मैंने कहा वो पार्टी कहते हैं इन्होंने बताया ही नहीं कहां माल उतरना है, मैंने कहा तुमने पूछा नहीं, तो गलत कौन? जिसको माल लेकर आना था, ना कि वो जिसको माल उतरवाना था। इज माय पॉइंट क्लियर?
तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने कमिट किया? जिसका माल यहां आ रहा है, ओके, यानी जिसको डिलीवरी देनी थी। A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed day. A must apply, तो जिसको माल देना है वो अप्लाई करेगा बी को, और बी से पूछेगा रीजनल प्लेस बताओ कि कहां माल उतारे कहां डिलीवरी लोगे, ओके। देन अब आता है आज के लेक्चर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 5050, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय promisee। ये क्या है? The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions। इसका क्या मतलब निकला? जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो बी जैसे कहेगा वैसे काम हो जाना चाहिए। of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes। समझ में आया? ए ने प्रॉमिस दिया था बी को, तो बी ने प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब करेगा, सैंक्शन करेगा, हाँ इस तरह से काम कर दो, वो हो जाएगा। क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस हमें पढ़ने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ए ओज बी ओज ए 2000 रुपीज, ठीक है, बी ने ए को 2000 रुपए देने हैं। A desires B to pay the amount to A's account with C, a banker। तो पैसे किसने देने थे? B ने पैसा देना है A को। A ने कहा मुझे ना दो, मेरा खाता चलता है C के पास, आप C को पैसे दे दो। C एक बैंकर है। B also banks with C। B भी C के साथ ही बैंकिंग करता है। Orders the amount to be transferred from his account to A's credit। B भी C के साथ डील करता था। B ने कहा C को यार मेरे खाते से निकाल के पैसा A के खाते में डाल दे। And this is done by C। Afterwards and before A knows of the transfer, C fails। C भाग गया। तो क्या B मुक्त हो गया? आंसर इज यस। B गुड पेमेंट कर चुका है। फिर से समझाता हूं, समझो। एक आदमी था ए, एक आदमी था बी। बी ने ए को 2000 रुपए देने थे, ठीक है। बी का खाता भी सी के पास था। ये बैंक है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। तो बी ने पैसे देने थे ए को। ए ने कहा तुम मुझे पैसे ना दो, तुम ऐसा करो, तुम्हारा खाता भी पीएनबी है, मेरा भी, बस अपने खाते से मेरे खाते में जमा करा दो। क्लियर? बी ने लेटर लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक को कि मेरे खाते को आप डेबिट करो और ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है, यानी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के ए के खाते में डाल दो। उन्होंने डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भाग गया, बंद हो गया, क्रैश हो गया, मान लो, ऐसा हो नहीं सकता, सरकारी है, ठीक है, मान लो बंद हो गया। तो क्या अब पैसा बी के खाते से निकल चुका है? समझा? क्या ए फिर से बी से पैसे मांग सकता है? आंसर इज नो। क्यों? बी ने वैसे परफॉर्म किया जैसे ए ने चाहा था। ओके, तो दिस इज अ गुड पेमेंट। और आगे चलते हैं, अगली रजिस्ट्रेशन पर आ जाएं। ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडेटेड। A and B settle on account by setting off one item against another, and B pays A the balance found to be due from him upon such settlement। कुछ पैसे A ने B से लेने थे, कुछ पैसे B ने A से लेने थे, दोनों ने बैठ के सारे अकाउंट सेट ऑफ किए। क्लियर? और कुछ पैसा B की तरफ निकला तो B ने A को पैसा पे कर दिया, सारे खाते खत्म हो गए। क्लियर? This amounts to a payment by A and B respectively of the sums which they owe to each other। इससे A और B के सारे खाते अभी तक के खत्म मान जाएंगे। कभी इसने 100 रुपये उधार ले लिया, कभी इसने 200 ले लिया, इसने 300 ले लिया, 500 ले लिया, तो आखिर में देखा टोटल 1000 रुपए का फर्क आ रहा है कि B को अभी भी 1000 रुपया वापिस करना है A का, उसने कर दिए, तो इसने सारे खाते खत्म। अगला A owes B, क्योंकि देखो ना मैनर क्या हुआ जो उन्होंने बैठ के तय किया था। देन A owes B 2000 रुपीज। अब A ने B को पैसा देना है 2000 रुपया।
B accepts some of A's goods in reduction of the debt. The delivery of goods operates as a part payment. मान लो 1000 रुपया ए ने देना है बी को, ए की है दुकान, 500 रुपए का सामान ए की दुकान से बी के पास चला गया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. दिस इज अ गुड पेमेंट. 1000 रुपया टोटल देना था, 500 इसमें माइनस होगा, अब सिर्फ 500 देने पड़ेंगे. दिस इज अ गुड पेमेंट. इसने पे किया, सामान दिया, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो मैनर किसने बताया? जो इसने मैनर को अप्रूव किया, सैंक्शन किया है. यहां मैनर हैज बीन सैंक्शनड. सैंक्शन वर्ड यूज हुआ है ब्रेक में, देखिए लिखा है प्रेस्क्राइब्स, और ये वर्ड देखिए सैंक्शंस. क्लियर? आगे, ए डिजायर्स बी हु ओज हिम ₹100. अब बी ने ए को 100 रुपया देना है. टू सेंड हिम अ नोट फॉर ₹100 बाय पोस्ट. कहता बाय पोस्ट 100 रुपया भेज दो. That is discharged as soon as B puts into postal containing the note duly addressed to A. अब ये हालांकि इलीगल गलत तरीका होता है कि A desires B who owes him ₹100. ठीक है जी. B ने 100 रुपीज पे करने हैं A को, और A ने कहा आप एक एनवेलप लीजिए, आप एक एनवेलप लीजिए, उसमें 100 का नोट डालिए, उस पर स्टैंप लगाइए, मेरा एड्रेस लिखिए और बाय पोस्ट वो लेटर मुझे भेज दीजिए. उसने यही किया, मगर ये लेटर हो गया लॉस्ट इन पोस्ट. कभी पैसा ए तक पहुंचा ही नहीं. मगर बी ने उसी मैनर में काम किया जिस मैनर को प्रेस्क्राइब किया था ए ने. तो इसका मतलब ये हुआ ए इज हम बोलेंगे बी इज डिस्चार्ज. अब बी ए ने बताया था ना कैसे काम करो, वैसे ही बी ने क्या किया. तो जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला, काम पूरा हो गया, बी इज डिस्चार्ज. अब बी को दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे. क्लियर? वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पैसे मिले नहीं मिले, तो उसकी प्रॉब्लम उसको पहले सोचना चाहिए था, उसको अपने बैंक खाते में पैसे डलवाने चाहिए थे. क्लियर? ओके. अगली बार हमारा सेशन शुरू होगा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. इसके साथ ही मैं आज का सेशन खत्म कर रहा हूं. I hereby end this session here. Bye bye. See you.